प्रिय दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त डी आर शर्मा फिर प्रस्तुत हूँ एक नए पाठ्य विषय के साथ। कक्षा 12 के लिए सृजनात्मक लेखन के अंतर्गत कैसे बनती है कविता। चलिए बिना किसी भूमिका के अपने विषय शुरू करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपने दादी और नानी की कहानियाँ और कविताएं तो सुनी होंगी और बच्चों के खेल गीत आपने खूब गाए होंगे, उसका आनंद लिया होगा। तो क्या है कविता? तो पहले हम कविता के बारे में जानते हैं। कविता हमारे जीवन के बहुत निकट है। आप बचपन से अपने आप को अपने बचपन में चले जाइए, उसको याद कीजिए कि सबसे पहले जब हम नर्सरी कक्षा में पढ़ते हैं या फिर घर में ही हम क्यों ना पढ़ाई कर रहे हों, तो हमारा जो पठन पाठन होता है वो कविता के माध्यम से होता है। माँ लोरी सुनाती है तो वो भी एक तरह की कविता है। और परियों की कहानी या कुछ और दादी नानी के किस्से या फिर कुछ पहेलियाँ, वो भी कविताओं के माध्यम से प्रसारित की जाती थी, प्रस्तुत की जाती थी। समाज में उसका व्यापार होता था, लोग बोलते थे। तो क्या है ये कविता? इस कविता को जानने का प्रयत्न करते हैं। तो कविता हमारी संवेदनाओं के बहुत निकट होती है, अर्थात ऐसी एक सरस अभिव्यक्ति जो हमारे आंतरिकता को छू ले, हमारे मन को छू ले और झकझोर दे, उसी को हम कविता कहेंगे। उसी सरस अभिव्यक्ति को हम कविता कहेंगे। और वो हमें, हमारे मन को, हमारे दिल को बहुत एक सुकून देती है और अच्छा करती है, एक संतोष देती है। वही अभिव्यक्ति कविता हम कहेंगे। तो ये कविता का अगर हम इतिहास जानना चाहें तो कहाँ से शुरू हुई होगी कविता? तो सबसे पहले जैसे हम कहानियों में पढ़ते हैं कि वाल्मीकि के द्वारा जब कोई एक व्याध, एक शिकारी, उसने क्रौंच पक्षियों का उनको मारा था जब वो काम क्रीड़ा या खेल कर रहे थे। तो उस समय तो उस रत्नाकर, जो बाद में आगे चल कर के वाल्मीकि ऋषि बने, जिनने रामायण की रचना की, तो उनके दिमाग से, उनके मस्तिष्क से या उनकी वाणी से अनायास ही यह वचन निकला, मां निषादा प्रतिष्ठाम त्वम आगमा शाश्वती स्म यत कौच मिथुना काम अवधि काम मोहितम। तो इस तरह से इस दो पंक्तियों ने, जब उन्होंने विचार किया इन पंक्तियों पर वाल्मीकि ने, तो उन्हें लगा कि ये तो, इससे तो एक कहानी बनाई जा सकती है। तो ये माना जाता है कि पूरी जो रामायण उन्होंने लिखी थी उसका आधार ये दो पंक्तियाँ ही थी। तो हमारे प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत भी कहते हैं कविता के बारे में, तो कैसे उपजी होगी कविता? वो कहते हैं, वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान, उमड़ कर आँखों से चुपचाप चुपचाप वही होगी कविता अनजान। तो कविता वही होगी, एक वियोगी के हृदय में सबसे पहले वो चीज़ उठी होगी, भाव उठे होंगे और उन्होंने कुछ ऐसी अभिव्यक्ति जो कि यथार्थ की अभिव्यक्ति थी, जो सच्चाई के निकट की अभिव्यक्ति थी, और जिससे वो आहत थे या फिर उनमें कुछ उद्वेलित हुए होंगे मानसिक स्तर पर, वो बात, वो भावना उन्होंने व्यक्त की, तो वही कविता बनी होगी। प्रिय विद्यार्थियों, अगर ये कविता इतनी सारी है, इसका इतना गूढ़ रहस्य इसके पीछे छिपा है, तो क्या कविता रचना सिखाया जा सकता है? अब हम सभी कविता पसंद करते हैं। सरस अभिव्यक्ति का मतलब ही है, अगर कोई कवि ना भी हो तो वो भी कविताओं को पसंद करता है, उसे अच्छी लगती है कविताएं। तो क्या ये कविता रचना करना, कविता को बनाना, ये सिखाया जा सकता है? तो इसके बारे में दो मत प्रचलित है। तो कई कहते हैं कि कविता रचने की कोई प्रणाली सिखाई या बताई नहीं जा सकती है, एक जन्मजात गुण होता है, एक कला होती है व्यक्ति के अंदर जो जन्मजात होती है, और यही जन्मजात जो काव्य उसके अंदर होता है, रचना करने की जो क्षमता होती है, आगे जा कर के वो फिर एक बहुत बड़ा कवि बन जाता है। एक धारणा तो ये है। परंतु जैसे पश्चिम के देशों में, अब कुछ हमारे देशों में भी कुछ ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाता है विद्यार्थियों को कविता रचने का, अर्थात कविता के तत्व क्या हैं, कविता के घटक क्या हैं, कविताओं में कौन कौन सी चीज़ें रहती है, किस किस से कविताओं की रचना की जा सकती है, तो ऐसा सिखाया जा सकता है। तो अगर इन दोनों पहलुओं को देखें तो इस बात पर नज़र ज़रूर पड़ती है, भले ही अगर हम प्रशिक्षण लें कविता रचने का,
तो एक बात तो ज़रूर है, भले ही हमें कविता लिखनी ना आए, परंतु एक कविता के एक अच्छे पारखी और उसको आनंद लेना कविता से, वो हम बन सकते हैं, एक अच्छे पाठक हम बन सकते हैं। तो अब चलिए, अब हम बात करते हैं कि कविता की रचना कैसे की जाती है, कौन से ऐसे तत्व होते हैं जो कविता को बनाने में सहायक होते हैं। तो सबसे पहले, जैसा आप जानते हैं कि ये शब्दों का ही खेल है। कविता शब्दों को एक जादूगरी से ऐसे इस तरह से प्रस्तुत करना कि एक जादू बन जाए, एक प्रयोग बन जाए नया, लोगों को या पाठक को, सुनने वाले को। तो सबसे पहले कविता को रचना करना शब्दों के साथ खेलना ही है। कविता की अगर जो अनजान दुनिया है, तो उसका पहला उपकरण है शब्द। शब्दों से मेल जोल कविता की पहली शर्त है। इस संबंध में अंग्रेजी कवि W.H. ऑडेन ने भी कहा है कि प्ले विद द वर्ड्स, यानी आरंभ में शब्दों से खेलना सीखें। यदि आप ये चाहते हैं कि हम भी कविता रचना करें, तो शब्दों से खेलना हमें आना चाहिए। शब्दों से जुड़ना कविता की दुनिया में प्रवेश करना है। आपने देखा होगा कि बच्चे खेल खेल में गीत रच डालते हैं। दरअसल रचनात्मकता सबके अंदर होती है, उसे तराशने की ज़रूरत होती है। तुकबंदी के प्रयास में धीरे धीरे उनकी रचनात्मकता आकार लेने लगती है। तो यदि हम चाहते हैं कि हम भी इस क्षेत्र में, कविता रचना के क्षेत्र में प्रवेश करें, तो सर्वप्रथम तो हमारी रुचि का होना परमावश्यक है। उसके पश्चात शब्दों का ज्ञान होना, या शब्दों के साथ खेलना, शब्दों का संयोजन करना, शब्दों को इस रीति से, इस ढंग से जोड़ना, वो हमें आना चाहिए। उसकी कला हमें ज़रूर आनी चाहिए। तो जैसे ये शौक़ तो सब में, ये रुचि सबके अंदर ही निहित होती है। तो बचपन में हम जैसे कोई कविता बोलते थे, घो घो रानी कितना पानी, या अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 में लगा तागा चोर निकल कर भागा। तो ऐसी कई सारी कविताएं हम बोलते थे। बेशक इसमें सिर्फ तुकबंदी होती थी, परंतु इसका पहला पड़ाव कविता रचने का यही है। इसमें भावों की ओर हम ना जाकर शब्दों और तुकबंदी की ओर ही जाते हैं। तो शब्दों के साथ एक खेल करना, शब्दों को जोड़ना सीखना, तो ये कविता में आना चाहिए। तो इसका जो दूसरा तत्व हम जाते हैं, वो ध्वनि का संयोजन। कि ध्वनियों को, कविता में ध्वनि का बहुत महत्व होता है कि हम कविता का वाचन किस तरह से करें, या ध्वनियाँ ही इसमें अर्थ बन जाती है, संकेत बन जाती है। ध्वनि के माध्यम से कवि बहुत कुछ कहने का प्रयत्न करता है। शब्दों, यहाँ पर कई बार शब्द गौण भी रह जाते हैं और ध्वनियाँ वहाँ प्रधान हो जाती हैं। तो ध्वनियों का संयोजन किस प्रकार से किया जाए, तो उसका ध्यान रखना परम आवश्यक है कविता रचना में। तो रघुवीर साय की देखिए, एक यूँ तो हम कहेंगे कि एक विश्लेषण की दृष्टि से एक बहुत बड़ी कोई रचना नहीं है, परंतु एक बहुत बड़ा कवि। देखो, इन्होंने एक छोटी सी कविता का अंश यहाँ पर दिया है। अगर कहीं मैं तोता होता, तोता होता तो क्या होता, तोता होता। तो यहाँ पर भले ही यहाँ पर शब्द कुछ ज़्यादा गूढ़ नहीं है, परंतु ध्वनियाँ कुछ ऐसे भाव की ओर इशारा कर रही हैं, और ध्वनियों के माध्यम से यहाँ पर कवि कुछ कहना चाहता है, संदेश देना चाहता है। तो ऐसी कुछ कविता दूसरी शमशेर बहादुर सिंह जी की है। तो इसमें ये बात किस पर कही जा रही है, उसको अंकित नहीं किया गया, इंगित नहीं किया गया है, परंतु अब एक बच्चा किस तरह से बात कह रहा है, तो आप समझ जाएं कि वो किस की ओर इशारा कर रहा है। तो बच्चा कहता है, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते बस, यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा नहीं होने में। तो आप अंदाज़ा लगाइए किसके बारे में किसी बच्चे ने बात कही होगी। हाँ, बिल्कुल, आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही है। तो बच्चा चाँद को देखकर, उसके घटते बढ़ते रूप को देख करके बिल्कुल ये पंक्तियाँ कह रहा है। तो यहाँ पर शब्दों के अपेक्षा ध्वनियों की ओर ज़्यादा महत्व दिया गया है, और ध्वनियों से ही कविता को समझाया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम आगे करते हैं। कविता का जो अगला घटक है वो है बिंब। बिंब अर्थात आंतरिक लय कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं।
हमारे पास दुनिया को जानने का एकमात्र सुलभ साधन इंद्रियां ही हैं। बाह्य संवेदनाएं मन के स्तर पर बिंब के रूप में बदल जाती हैं। कुछ विशेष शब्दों को सुनकर अनायास मन के भीतर कुछ चित्र कौंध जाते हैं। ये स्मृति चित्र ही शब्दों के सारी कविता का बिंब निर्मित करते हैं। तो बिंब एक, कह लीजिए कि एक किसी भी कविता की एक आत्मा रहती है। शब्दों के माध्यम से शब्दों को इस तरीके से या इस रूप में जोड़ना, उसकी अभिव्यक्ति करना कि सुनने वाले के सामने उसका एक बिंब, एक चित्र प्रस्तुत हो जाए। जो भी अभिव्यक्ति हम करना चाहते हैं, तो शब्दों का संयोजन इस प्रकार से हो कि सुनने वाला जो पाठक है उसको लगे कि सब कुछ हमारी आंखों के सामने घट रहा है, नज़र आ रहा है। तो ये सारी कुछ चीज़ें, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उदाहरण के तौर पर, तो यहाँ पर संध्या के बाद कविता में सुमित्रानंदन पंत कहते हैं, तट पर बगुलों सी वृद्धाएं विधवाएं जप ध्यान में मगन, मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं, यहाँ पर संध्या के बाद कविता में कवि वर्णन कर रहे हैं कि विधवाएं गंगा के किनारे अपने जप तप ध्यान में मगन है। उनके वस्त्र बिल्कुल श्वेत हैं और वो बगलों की तरह प्रतीत हो रही है, नज़र आ रही हैं। तो कहने का तात्पर्य इसमें पूरा उनकी आकृति, उनके वस्त्र का वर्णन हुआ है और वो कैसे खड़ी हैं और वो कैसे लग रही हैं, बगलों से इनकी तुलना की गई। पूरा वर्णन कवि ने जब किया तो ऐसा बिल्कुल प्रतीत होता है कि एक चित्र हमारे सामने ही प्रस्तुत हो रहा है, कि हम ही इसे देख रहे हैं कि किस तरह से विधवाएं खड़ी हैं और वो अपने ध्यान में मगन हैं। तो इस तरह से एक बिंब हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। तो बिंब का बनना कविता का एक सार्थक होना कहा जा सकता है। तो अगला हम बात करते हैं छंद की। छंद भी एक आवश्यक अंग होता है। छंद कविता का अनिवार्य तत्व है। मुख्य छंद की कविता लिखने के लिए भी अर्थ की लय का निर्वाह जरूरी है। कवि को भाषा के संगीत की पहचान होनी चाहिए। नागार्जुन की बादल को घिरते देखा कविता हमने पढ़ी है। इस कविता में आप देखेंगे कि वहाँ पर कोई विशेष छंद नहीं बन पड़ा है, परंतु फिर भी उसमें एक लयात्मकता आपको ज़रूर मिलेगी। छंद का मतलब कविता में लयात्मकता बनना, वो चाहे छंद युक्त कविता हो या छंद मुक्त कविता हो। तो छंद मुक्त कविता में भी कहीं ना कहीं एक लयात्मकता विद्यमान रहती है, छुपी रहती है। तो जैसे कि यहाँ पर धूमिल की एक कविता, बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जूती एक जोड़ी जूता है और जो मेरे सामने मुरम्मत के लिए खड़ा है। तो यहाँ पर भले ही यहाँ पर किसी तरह का कोई छंद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, परंतु कवि ने शब्दों का संयोजन, वाक्य का संयोजन, वाक्यों की व्यवस्था इस प्रकार से की है कि इसमें एक तरह का लय बन पाई है और ये कविता की, इसे भी एक आत्मा कहा जाता है, छंद को भी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो अगला हमारा घटक रहता है वो है परिवेश। क्योंकि परिवेश का होना, कविता किसी न किसी परिवेश के परिप्रेक्ष्य में घटती है और उसमें परिवेश के साथ साथ कविता के सभी घटक भाव तत्व से परिचालित होते हैं। कवि की व्यक्तिगत सोच, दृष्टि और दुनिया को देखने का नज़रिया कविता की भाव संपदा बनती है। कवि की व्यक्तिकता में सामाजिकता मिली होती है। हवा में सुगंध की तरह, जैसे हवा में सुगंध होती है, कुछ कुछ निराला की सरोज स्मृति की तरह घनघोर निजी और उतनी ही सामाजिक इससे वह भाषा में बरतता है। भाषा के साथ कवि का यह बर्ताव कविता कहलाती है। प्रतिभा इन्हीं तत्वों को उजागर करने वाली आंतरिक क्षमता है जिसे हम दुनिया के महान कवियों में पाते हैं। तो कहने का मतलब, भले ही कोई कवि अपने निजी जीवन से, अपने निजी परिवेश से कोई रचना लिखता होगा, कविता लिखता होगा, परंतु वो इस तरीके से पाठकों के समक्ष रखता है कि उसे वो अपनी लगने लग जाती है। तो इस तरह से परिवेश का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है और परिवेश में अपने भावों को उतारता है और परिचालित करता है अपने भावों को उन्हीं परिवेश में, और वो ऐसा लगने लगता है पाठक और श्रोता को जैसे उसके साथ ही सब कुछ घट रहा हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, कुछ एक अंत में हम कुछ घटकों की बात कर लेते हैं एक बार जल्दी। कविता में भाषा होती है, इसलिए भाषा का सम्यक ज्ञान जरूरी होना है। भाषा शब्दों से बनती है, शब्दों का एक विन्यास होता है और वाक्य भाषा प्रचलित में सहज हो, पर संरचना ऐसी कि पाठकों को नई लगे, एक नई लगे पाठकों को इस तरह से।
तो बाकी कुछ एक चीज़ें हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे